क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है और पहले क्वेश्चन में आपको बतानी है एनेस्थीसिया की करेक्ट स्पेलिंग कि 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज आई होप कि आपने जज कर लिया होगा। तो एनेस्थीसिया की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ANAESTHESIA एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की यदि बात करें हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भाव शून्य या बेहोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिट्रेयल। बिट्रेयल की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है और गाइस बिट्रेयल बना है बीट्रे से और बीट्रे की करेक्ट स्पेलिंग होती है BETRAY बीट्रे और इसी में लगाना है हमको AL। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और बीट्रेयल मीन्स होता है धोखा, छल या कपट। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी कोइंसिडेंट। दोस्तों कोइंसिडेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। को करेक्ट स्पेलिंग COINCIDENCE कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होता है संयोग। स्पेलिंग नंबर 4 होगी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई और इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जाएगी डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर 1 पहले लिखेंगे डी फॉरेस्ट और ATION एशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में आप याद कर सकते हैं डी फॉरेस्ट और एशन। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिसफिगरिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आपको सही वर्ब या सही फ्रेज को फाइंड आउट करना है जिससे आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। यानी ब्लैंक के रूप में 6, 7, 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दियर स्कीम नॉट क्लियर। आंसर आएगा वो ई जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि जो एम है और ऑब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हैं और जब एंड से कोई चीज़ जुड़ती है तो प्लूरल हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल दिया है और सेकंड नाउन के पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो याद रखें वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काउंट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब आएगी वो इज आएगी, इसलिए यहाँ पर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर्स डैश डैश रीच द होटल। कि प्रोड्यूसर और एक्टर्स वो दोनों ही जो है होटल पहुँचे या पहुँच गए। सो गाइस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर हैज क्यों लगाया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पायरेंट्स, जब एज वेल एज से 2 नाउन ऐड होते हैं, 2 सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अनुसार होती है। अब फर्स्ट नाउन है यहाँ पर प्रोड्यूसर और सेकंड नाउन है एक्टर्स। तो एक्टर्स है प्लूरल लेकिन नाउन हमको लगानी है प्रोड्यूसर के अनुसार। तो प्रोड्यूसर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मैनी एन इंजीनियर प्रेजेंट देयर। मैनी एन इंजीनियर डैश डैश प्रेजेंट देयर। वर, वार, आर, वाज और हैज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाज। जब आपको मैनी दिया गया हो और मैनी के बाद में ए या एन दिया गया हो, मैनी हो और मैनी के बाद में ए या एन हो और उसके बाद में नाउन हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको नरेशन बेस होंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या कुछ भी रूल संबंधी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन डार्क। इसका इनडायरेक्ट आपको फाइंड करना है। सो गाइज इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले इन डार्क। यदि मैं बहुत शॉर्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की रूल की बात करूं, स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस में,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं। ठीक, उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। यदि पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो आगे वाले सेंटेंस को भी हम पास्ट में बदल देते हैं, और यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, सो ऑन, यानी इसी तरह से हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। प्रेजेंट का जो सेंटेंस वहाँ पर दिया गया है हम उसी को उसी के पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों यदि मैं तीसरे नियम की बात करूँ, बहुत छोटा सा नियम है, तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन मैस्कुलाइन जेंडर है, तो फ्रेंड्स इसलिए हमने इसको ही में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, द वॉचमैन सेड थीप थीप कैच हिम। जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीप। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ इडियम ए रेड लेटर डे इज। ए रेड लेटर डे का आपको मीनिंग बताना है। सो गाइस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा और ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम का जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें 3 करेक्ट हैं और 1 करेक्ट नहीं है। ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है। इन द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल, हमने अभी ऊपर बताया था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिस टेंस में है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, ठीक है ये भी। द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू वुड और शुड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी में से, तो विल को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेकंड या थर्ड पर्सन में है तो विल का वुड हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। सिंपल पास्ट बिकम सिंपल फ्यूचर इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोस्तों गलत है। सिंपल पास्ट को कर देंगे हम सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, और यदि सिंपल पास्ट में वाज वर्क की बात करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम हैड और बीन में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर्म वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से एक तरफ वर्ब है और दूसरी तरफ उससे नाउन बनाई गई है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सो गाइस, सी का साइट यानी सी में देखना और साइट में दृष्टि, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना और एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा, फ्लाई मीन्स उड़ना और फ्लाइंग, देखिए यही गलत है यहाँ पर। और इंक्लूड और इंक्लूजन ये भी सही हो जाएगा। इंक्लूड मीन्स शामिल करना और इंक्लूजन मीन्स शामिल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। इन्फ्लुएंजा की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी 2 सही हो जाएगा। इन लिखिए और फ्लू लिखिए, ठीक है। फ्लू की स्पेलिंग याद होगी और उसमें NZA आपको ऐड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। एक बार फिर से 4 रूल आपके सामने होंगे और सही आपको फाइंड करना है।
ए प्रोनाउन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज नेसेसरी टू चेंज। ये बात बिल्कुल सही है कि नरेशन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट, ये भी ठीक है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, ये ठीक है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी है, प्रेजेंट छोड़ो अगर फ्यूचर टेंस में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है इसमें कि दिस एंड दीज आर चेंज इनटू देम एंड दिस, ये गलत है। दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं और दीज को हम दोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एज ए कॉमन नाउन पीपल इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये ठीक है बिल्कुल। कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस डेनोट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये भी ठीक है। एंड ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ये तो हमने आपको पहले अभी 3-4 बार बता दिया है इसी वीडियो में। कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा कि कलेक्टिव नाउन को भी हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह हम यूज करते हैं। तो यही जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन जो नॉट करेक्ट है वो विद द रेफरेंस, ये सही हो जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब एक बार फिर से आपको सही स्टेटमेंट फाइंड, जो करेक्ट नहीं है उसको फाइंड करना है। चलिए वन बाय वन देखे लेते हैं। When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case, ठीक है बिल्कुल। जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है तब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं इंडिया, भारत देश का नाम है और भारत देश में रहने वाले पीपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंडियन, तो इंडिया से बन जाता है इंडियन। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से बन जाएगा ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तान से बन जाएगा पाकिस्तानी, यूरोप से बन जाएगा यूरोपियन। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है और इनसे एडजेक्टिव फॉर्म किए जाते हैं। सम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ नंबर्स को क्वांटिटी ऑफ नंबर के रूप, क्वांटिटी और नंबर के रूप में भी हम जानते हैं। एडजेक्टिव आर नॉट फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, ये गलत है दोस्तों, देखिए ये गलत है, ठीक है। वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म किए जाते हैं, ये कह रहा है नहीं किए जाते, तो यही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी किस तरह की नाउन होगी? तो फ्रेंड्स एडवर्सिटी जो हो जाएगी वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेगेटिव। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है? तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, ये सभी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 22 to 24, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माई फादर हैज बाउट ए शी गॉट। शी गॉट का मतलब होता है जो गॉट का फेमिनाइन हो जाएगा। ठीक है, जो गॉट होती है उसका फेमिनाइन हो जाएगा। गॉटिस कुछ नहीं होता है, गॉटेन नहीं होता है और गॉटी भी कुछ नहीं होता है। तो करेक्ट जो सेंटेंस हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 23,
द क्रिकेटर्स कैरीड बैट्स एंड ग्लव्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्रिकेटर्स की बात हो रही है, वो अपने बैट्स और ग्लव्स को उन्होंने कैरीड किया। तो फ्रेंड्स यदि हम ए, बी और सी को देखते तो कहीं ना कहीं हमें इसमें मिस्टेक नजर आ रही है। जैसे ए ऑप्शन में बैट्स की स्पेलिंग गलत है, बी ऑप्शन में क्रिकेटर्स की स्पेलिंग गलत है और सी ऑप्शन में ग्लव्स की स्पेलिंग गलत है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, द क्रिकेटर्स कैरीड बैट्स एंड ग्लव्स। Question 24. Once again you have to choose correct options which has correctly spelled. So option number C, she has gone to meet her sister's in-law will be correct answer. Next, which of the following expression is correct? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आई हैव। ठीक है, आई हैव का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा आई हैव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच? निम्नलिखित में से कौन सा पेयर मिसमैच है? तो फ्रेंड्स सिंपल प्रीपोजिशन एट ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन एट भी ठीक है और फ्रेजल प्रीपोजिशन अलोंग विद ये भी ठीक है। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन केस ऑफ ये गलत है, इसमें अगर आईएनजी हम ऐड करेंगे तब वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बनेगा। 27. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता है? तो गाइज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शूटेड फॉर मनी। ये करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। हमें पंक्चुएशन के पर्पज से देखना है। कम एंड डोंट डिले। तो फ्रेंड्स जब कॉमा और आगे सेमी कोलन दिया गया होता है तो कम, और जब एक जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दो बार लिखते हैं तो पहली के पहले हम कॉमा लगाएंगे और सेकंड के बाद में हम एंड लगाएंगे। तो ये सेमी कोलन जो होता है ये एंड का काम करता है। ठीक है, और 150 कॉमा साउथ वेस्ट ब्लॉक ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम किसी चैप्टर का नाम लिखते हैं तो हम वहाँ पर ये जो कॉलन होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजंस इज नॉट करेक्ट? कि निम्नलिखित में से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजंस जो है वो करेक्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स टू कैच ए चिल ये ठीक है, कैच ए चिल का मतलब है ठंड लगना। टू बी ऑल ईयर्स ये भी ठीक है, और टू कट कैपर्स ये भी ठीक है, और साइट फॉर सोर ईयर्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है ये, तो ये वाला ही करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच विद रेफरेंस टू ए वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस? कि एंटोनिम सीक्वेंस के पर्पस से कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका देख लेते हैं डबीएस एश्योर्ड। डबीएस मतलब संदेह युक्त, एश्योर्ड मीन्स विश्वस्त, ये ठीक है। अलॉय का मीन्स मिश्रण, और क्लींस का मीन्स साफ। डेवोशन एवर्सन, डेवोशन का मतलब कोई भक्त, और एवर्सन का मतलब हो जाएगा विरोधी या ठीक है ना तार्किक कह सकते हैं हम। और एजेट और अपीज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एजेट और अपीज जो है ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है? ठंडर, THUNDR ठंडर की स्पेलिंग ठीक है। TRAMPLE ट्रैम्पल की स्पेलिंग ठीक है। UTTER अटर की स्पेलिंग भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनफुलफिल्ड की स्पेलिंग गलत है, और इसमें गलती क्या है ये भी हम आपको बता दें। देखिए अनफुलफिल्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये होती है कि फुल में जो है सिंगल एल आएगा। ठीक है, फुल में सिंगल एल आएगा, और जब हम फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर डबल एल आएगा। तो ये मिस्टेक है, इसने यहाँ पर सिंगल दिया है और यहाँ पर डबल दिया है, ये मिस्टेक है। इस स्पेलिंग को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो वर्ब है वो करेक्ट प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 डील इन कैश, और ऑप्शन नंबर 2 फील फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3 लाइव ऑन अर्थ, और एंड फ्रॉम नाउ। तो गाइस डील विद सम पर्सन होता है और डील इन समथिंग होता है। तो कैश की बात करा तो यहाँ पर डील इन कैश सही है, फील फॉर यू भी सही है, लिव ऑन अर्थ भी सही है, तो एंड फ्रॉम नाउ यहाँ पर सही नहीं होगा। नॉक एट नाइट, बेयर एट नाइट, और देखिए मैं थोड़ा सा गलत पढ़ जाता हूँ कभी कभी, नॉक एट नाइट और बेयर एट होम और डिफर फ्रॉम अदर्स और एवेंज ऑन, यहाँ पर कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपको फाइंड करना है, और करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए नॉक के साथ में एट प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, डिफर के साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, एवेंज के साथ भी ऑन प्रीपोजिशन आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेयर एट होम। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू सेमीकोलन। सेमीकोलन के उद्देश्य से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। सेमीकोलन इज यूज्ड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, देखिए दो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच में सेमीकोलन यूज़ किया था। बताया था हमने कि एंड के स्थान पर इसको यूज़ हम कर लेते हैं। द सेमीकोलन इज यूज बिटवीन कॉमा एंड फुल स्टॉप, ये भी बात ठीक है कि अभी एक ऊपर हमने सेंटेंस आपको कराया था, आप बैक करके भी देख सकते हैं। और ही वॉज ए ब्रेव मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, यहाँ पर एंड आएगा तो एंड के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन में दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स द सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट टू क्लाउजेज, टू क्लाउजेज को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी यही जो सेमीकोलन के यूज के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। सो बीयू बैली, लैड लेस, हार्ट रॉय और अर्ल फ्रेयर, तो ये सही नहीं होगा। अर्ल का होता है दोस्तों काउंटेस, COUNTESS, ठीक है। अर्ल का जो सही होता है वो काउंटेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ कैजुअल, कैजुअल का कौन सा सिनोनिम नहीं है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। केयरलेस ठीक है, और कॉन्टिंजेंट भी ठीक है, और एक्सीडेंटल भी ठीक है। ठीक है, ये सारे जो है ये कैजुअल के सिनोनिम हो जाएंगे। कॉन्टिंजेंसी लीव होता है तो यानी कैजुअल लीव भी हम उसको शॉर्ट में कह देते हैं। केयरलेस होता है, एक्सीडेंटल आकस्मिक लीव यानी अचानक जो होता है वो उसको हम कैजुअल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 एंड 38। ट्रांसफॉर्म एज पर डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपको ब्रैकेट में ही दिया गया है कि आपको क्या करना है निम्नलिखित सेंटेंस में। तो हिज साइलेंस प्रूव हिज गिल्ट, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स द फैक्ट दैट हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट, द फैक्ट दैट हिज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, और दैट इज साइलेंट प्रूव हिज गिल्ट, और नन ऑफ द अबव। सो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम जाएंगे। द फैक्ट कि यह सत्य है, दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट। आई नो दैट ही इज इनोसेंट, इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। आई नो इट दैट ही इज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा,
कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज आपका हो जाएगा ये। ही इज इनोसेंट आई नो इट, ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट, ये ही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ही इज इनोसेंट एंड आई नो इट, कि वह इनोसेंट है और मैं ये जानता हूँ। मैसिव डेनोट्स, मैसिव का अर्थ होता है बड़ा, इनॉर्मस। इनॉर्मस जब हमने आपको बता ही दिया है तो फ्रेंड्स इनॉर्मस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 39। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, कन्विक्शंस डेनोट्स, कन्विक्शंस डेनोट करता है। सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्विक्शंस का जो अर्थ होता है वो होता है फर्मनेस, ठीक है। फर्मनेस की बात करते हैं हम, फर्मनेस मतलब दृढ़ता से संबंधित है। तो जब हम अपने विचारों पर अटल रहते हैं, तो हम अपने विचारों पर अटल रहते हैं तो दोस्तों इसको आ जाएगा फर्म बिलीफ्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टिमिड डेनोट्स, टिमिड का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो फ्रेंड टिमिड मीन्स होता है कायर टाइप का लोग, जो शाई टाइप के होते हैं उसको हम टिमिड बोलते हैं, तो शाई हो जाएगा। करेजियस मीन्स ब्रेव होता है, क्लेवर मीन्स स्मार्ट होता है, और डुल मीन्स जो लेजी टाइप के लोग होते हैं उसको हम डुल बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर टिमिड मीन्स शाई। नेक्स्ट स्टबर्न डेनोट, स्टबर्न का अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, ऑब्जिनेट, ऑब्जिनेट। तो फ्रेंड्स ऑब्जिनेट या कहें कि ऑब्जिनेट जो होता है वो हटी टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोवोकेटिव डेनोट्स, प्रोवोकेटिव डेनोट्स करता है। तो ये ऑप्शन यहीं पर आगे हैं, एक्साइटिंग, डिज़ायर, पिटेबल और इन्फ्यूरिएटिंग और क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स जो प्रोवोकेटिव होता है उसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है उत्तेजक या भड़काऊ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्यूरेटिंग, ठीक है। इन्फ्यूरिएटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, सेलेक्ट वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। देखिए सही आपको अपोजिट ढूंढना है। डोमिनेट, डोमिनेट का अपोजिट क्या होगा? तो फ्रेंड्स डोमिनेट मीन्स होता है शासन करना, और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा सरेंडर, यानी कि समर्पण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वेंडर। दोस्तों स्क्वेंडर मीन्स होता है उड़ा देना, यानी बिना फिजूल के खर्चा करना भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो स्क्वेंडर मीन्स होता है उड़ा देना, और यदि हम होड़ को देखें तो होड़ मीन्स होता है दोस्तों इकट्ठा करना है, जमा करना, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। 46 से 50 में देखेंगे, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको फाइंड करना है। तो चलिए ये द एम एंड ऑब्जेक्ट दियर स्कीम इज नॉट क्लियर कि तो एम एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ। 47 द डिक्शनरी ए लैंग्वेज डिस्क्राइब्स यूजेस। तो यहाँ पर एक के बाद में आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो डिक्शनरी ऑफ ए लैंग्वेज डिस्क्राइब्स यूजेस, यहाँ पर भी ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट होगा द शो बिगिन, और जब हम टाइम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं, एट 5 o'clock, यानी जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं। द न्यू साइंस टीचर कमांडेड ए ग्रेट रेस्पेक्ट, तो ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम, एंड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, यानी अपने स्टूडेंट्स की तरफ से उसको जो है एक अच्छी जो वैल्यू थी वो देखने को मिली। हिज जीनियस हेल्प हिम राइट टू हाई। अब इन लाइफ यहाँ पर सही हो जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
Question 51 to 55. Choose the sentence which makes appropriate use of given in the brackets. ब्रैकेट्स में दी गई वर्ब से आपको उसको करेक्ट यूज बनाना है जिससे सेंटेंस को सही किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 51 होगा वेदर इट वर बैलेंसिंग द बजट और डे टू डे मेन्यू ग्रैंडमा वाज द एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर जो सब्जेक्ट है हमारा इट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन और ब्रैकेट में दिया गया हु स्टार्टेड फ्रॉम आर ऑन इंडिपेंडेंस एरा रिमेन्स अनफिनिश्ड इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डिकेड्स। जो डीकोलोनाइजेशन यानी एक उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया थी उसको निष्कासित करने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारी इंडिपेंडेंस यानी हमारी आज़ादी के समय से, तो फ्रेंड्स वो लगभग 70 साल के बाद भी अभी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, और प्रोसेस कोई व्यक्ति नहीं है। तो प्रोसेस के लिए जो ब्रैकेट में दिया गया या तो हम विच का यूज़ करेंगे या फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि दैट किस ऑप्शन में है और विच किस ऑप्शन में है। तो गाइस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट स्टार्टेड फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 और 53 में दोस्तों 50 चाइनीज कपल्स वर मैरिड एट ए सेरेमनी इन कोलंबो टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी दो कंट्रीज के बीच में एक डिप्लोमेट रिलेशंस बनाने के लिए, तो फिर डिप्लोमेट नहीं होता डिप्लोमेटिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिप्लोमेटिक, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा इफ़ ऑल ऑफ अस हैड बीन फिलोसफिकल थिंकर्स वी वुड नॉट हैव बीन डिसीव्ड बाय शेमिंग पॉलिटिशियंस ऑल दीज ईयर्स। यदि हम सभी थिंकर्स बन जाएं तो हम पॉलिटिकल पार्टियां हमको धोखा नहीं दे सकती हैं। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर doctrine often argue rightly that India must be more forthright and articulate in expressing its position on issue। तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए एक्सप्रेसिंग इट्स पोजीशन ऑन इशू, यानी जो सपोर्टर्स हैं लीडिंग पावर के वो हमेशा ही आर्ग्यू करते रहते हैं राइटली कि इंडिया को जो है आगे अपने फ्रंट फुट पर आना चाहिए, उनमें आर्टिकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेसिंग करते हैं वो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 56 एंड 57। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 56 में फर्स्ट स्पेलिंग है डिफेंड DEFEND और ये स्पेलिंग करेक्ट है। सेकंड स्पेलिंग है एफ्लुएंट AFFLUENT, ये स्पेलिंग भी ठीक है। थर्ड स्पेलिंग है अले ALLAY अले, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है। एंड फोर्थ स्पेलिंग है इनकरेजिबल। फ्रेंड्स इनकरेजिबल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इनकरेजिबल की स्पेलिंग होती है INCORRIGIBLE और यहाँ पर आपको दिखाया गया है केवल सिंगल R, तो स्पेलिंग है इनकरेक्ट। 57 ओपिनियन मोनोटोनस फैलिबल और रिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत है। ओपिनियन की स्पेलिंग होती है OPINION, यहाँ पर ए को एडिशनल रूप में दिया गया है। मोनोटोनस की स्पेलिंग MONOTONOUS, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फॉलिबल FALLIBLE फॉलिबल, ये स्पेलिंग भी ठीक है। रिस्ट्रिक्ट RESTRICT, ये स्पेलिंग भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ओपिनियन की स्पेलिंग OPINION।
opinion. क्लियर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको A to Z मिस स्पेल्ड की एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक करके भी इन स्पेलिंग्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेस होगा। क्वेश्चन है द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज बिफोर द डे ब्रोक। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, द वर्कर्स हैड ईटन, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया गया है, और जहाँ पर भी आपको हैज, हैव या हैड आ जाता है पैसिव वॉइस में, हम उसके साथ में बीन का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑल द पेस्ट्रीज। क्लियर। तो पहले में वर दिया गया है जो कि नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन में ऑल द पेस्ट्रीज हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन दिया गया है, हैड बीन ईटन बाय द वर्कर्स बिफोर द डे ब्रोक। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑल द पेस्ट्रीज हैड बीन ईटन बाय द वर्कर्स बिफोर द डे ब्रोक, क्योंकि यहाँ पर हैड के साथ में बीन दिया गया है। ऑल द पेस्ट्रीज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में हैड बीन ईटन और बाय द वर्कर्स बिफोर द डे ब्रोक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन बेस होगा, और यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में इसको दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। शी सेड कॉमा इन्विटेड कॉमा रूही स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। शी सेड। सो गाइज, जो रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे वाले सेंटेंस को भी हम पास्ट के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। अब देखना ये है कि आगे वाला सेंटेंस किस टेंस में है। तो रूही स्लिप्ड, रूही स्लिप्ड हो गई, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में है। और गाइस, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। चेक किए लेते हैं कहाँ पर पास्ट परफेक्ट इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। शी सेड दैट रूही हैड स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। देखने में ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। शी सेज, तो देखिए सैड का तो सैड रहेगा, सेज में नहीं बदलेंगे हम, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। शी सेड दैट रूही हैज, तो फ्रेंड्स अभी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। और लास्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है रूही स्लिप्ड, यानी सेम का सेम रख दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। शी सेड दैट रूही हैड स्लिप्ड व्हेन शी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब का इसमें फिल करना है। वी नीड टू डैश फॉर नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन और आउट। मेक्स प्लान, मेक ए मैस, मेक प्लान्स और मेक ए मिस्टेक। सो गाइज, सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, और वी है प्लूरल। दूसरी बात, नीड इसमें वर्ब दिया गया है और टू इन्फिनेटिव दिया गया है, तो इन्फिनेटिव के बाद में हमेशा हम वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन को मैं बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को क्योंकि मैस भी एक नेगेटिव वर्ड है और मिस्टेक भी नेगेटिव वर्ड है। तो फ्रेंड्स, हम ना तो मैस बनाएंगे ना ही मिस्टेक करेंगे। क्लियर। अब दूसरी बात ये आती है कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में से कौन सा करेक्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इन्फिनेटिव वर्ब आती है तो उसके बाद में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वी नीड टू मेक प्लान्स फॉर नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन और आउट।
पेन स्टैकिंग। तो पेन स्टैकिंग का मतलब होता है परिश्रमी या बहुत ज़्यादा सावधान। अब परिश्रमी या बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, थोरो एंड रिगरस। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सावधान या परिश्रमी होता है। और नेक्स्ट मीनिंग होगा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल, और दोस्तों सब्सटेंशियल का मीनिंग होता है सुंदर या वास्तविक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डेलिकेट मीन्स कोमल होता है, और सेंसेशनल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्रेसफुल। ठीक है। इंडोलेंट, दोस्तों इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 वीमेंटली, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी भी बात को जब जोर देकर कहते हैं तो हम उसको वीमेंसली कहते हैं, तो ये फोर्सफुली यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, आपको अकम्प्लिश का मीनिंग बताना है। तो फ्रेंड्स अकम्प्लिश मीन्स जो होता है वो होता है पूरा करना। ठीक है। एमास मीन्स इकट्ठा करना, जो सबूत वगैरह होते हैं उसको। एक्वायर मीन्स प्राप्त करना। आइडिया मीन्स जोड़ना। तो फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं हम अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना या पूरा करना। ठीक है, अकम्प्लिश का अर्थ हो जाएगा। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन द स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 7 लाइन्स, 6 लाइन और 9 लाइन्स। तो द गाइस आंसर हो जाएगा 6 लाइन। अब याद रखिए ये जो पूछता है यहाँ से, ये या तो पूछता है वीनस एंड एडोनिस को, या पूछता है रेप ऑफ लुक्रीज को कि किस स्टेंजा में लिखी गई है। तो दोस्तों याद रखिए कि एडोनिस में 6 लेटर है, तो ये 6 लाइन स्टेंजा की पोएम है। और जो लुक्रीज आएगा LUCREAS, लुक्रीज में यदि हम देखेंगे तो 3 और 4 7 लेटर है, तो ये 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे इसको कि जिसमें 6 लेटर हैं वो 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, और जिसमें 7 लेटर है वो 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। Who of the following said that Milton belongs to the Devil's Party without knowing it? तो ये विलियम ब्लेक जी के द्वारा कहा गया था जब उन्होंने सैटर्न को एज ए हीरो उसमें प्रेजेंट किया था पैराडाइज लॉस्ट में। तो उन्होंने कहा था कि मिल्टन ने डेविल्स पार्टी का फेवर लिया है। इन द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड र्यूमिनेशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। तो उनका जो नेटिव था दोस्तों वो था कम्बरलैंड। ठीक है। द लिटिल मैन इज रिटन बाई, तो लिटिल मैन जॉन गल्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक 1 एक्ट प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आइडेंटिफाई फ्लास्टाफ्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में फ्लास्टाफ्स के जो वर्ड होते हैं उनको आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव हाल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 71, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर्स के प्लेज में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वेंट्स, क्लॉन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लॉ स्टेटस। ये सभी तरह के कैरेक्टर्स उनके प्लेज में देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर होगा 72, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एंड द प्ले हेमलेट। हेमलेट प्ले में जो बाद में 4 बॉडीज बचती हैं स्टेज पर, वो कौन कौन सी 4 बॉडीज होती हैं। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेडियस, जर्ट्रूड, हेमलेट और लेयर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइन है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होगी। तो आंसर होगा मिल्टॉनिक इन्वर्जन। मिल्टॉनिक इन्वर्जन का ये बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलेज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो प्रल्यूड पोएम है उसको हम पोएम टू कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मिल्टन हैज़ कंपोज्ड
Milton has composed of the magnificent epic of Paradise Lost in unrhymed iambic pentameter, English heroic verse without rhyme, free verse और rhymed verse। तो डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाए अनराइम्ड iambic pentameter। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who are the spirits in the play The Tempest? टेम्पेस्ट प्ले में जो स्पिरिट्स हैं, जो एरियल्स हैं, वो कौन कौन से एरियल्स हमको देखने को मिलते हैं? वो आंसर हो जाएगा आइरिस, सीयर्स, जूनो एंड एरियल। 77 कंप्लीट द लाइंस अटर्ड बाय हेमलेट। इन लाइंस को आपको फॉलो करना है। ओ व्हाट ए रोग एंड प्लेजेंट स्लेव आई एम इज नॉट लाइन्स। तो ये लाइन्स ली गई हैं दोस्तों, इनको आपको पूरा करना है। ये 45 और 545 से 46 लाइन जो होंगी वहाँ से ली गई हैं। तो जो करेक्ट दोस्तों आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मॉन्स्ट्राउस दैट दिस प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 78 इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड प्रेस्पेरो स्टे इन द आइलैंड फोर। कि टेम्पेस्ट प्ले में जो मिरांडा होती है, प्रेस्पेरो होता है, वो उस आइलैंड पर कितने दिनों तक रहते हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12 ईयर्स। हु इज लेयर्टिस इन द प्ले हेमलेट? हेमलेट प्ले में लेयर्टिस कौन है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ब्रदर ऑफ ओफिलिया, यानी वो ओफिलिया का भाई है और जो पोलोनियस था उसका वो सन था। क्वेश्चन नंबर 80 द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डैश डैश डेज। जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में सैटर्न के फॉल के विषय में बताया गया है। सो फ्रेंड्स गॉड और सैटर्न के बीच में जो वार होता है वो कितने दिनों तक चलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया। सी इज द म्यूज ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में जॉन मिल्टन के द्वारा हेवनली म्यूज को इन्वोक किया जाता है जो यूरेनिया होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल ये है कि यूरेनिया जो है वो किस चीज़ की म्यूज है, किस चीज़ की देवी है? लिरिकल पोइट्री, हिस्ट्री, एपिक पोइट्री और एस्ट्रोनॉमी। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी। यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोले तो खगोल विज्ञान और जो स्टार्स होते हैं उनकी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 82 अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक ए रिफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड की बुक 4 में अपने किस फ्रेंड का रिफरेंस वर्ड्सवर्थ देते हैं? सो गाइज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज का फुल नेम होगा सैमुअल टेलर कॉलेज। और इन दोनों का जो फेमस वर्क था दोस्तों वो जो रोमांटिसिज्म की बिगिनिंग मानी जाती है वो था लिरिकल बैलाड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु कॉल्स एरियल द विच आर्ट बट एयर इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के एक्ट 5 सीन फर्स्ट में ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती हैं कि दाउ विच आर्ट बट एयर? ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ हैं, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी प्रेस्पेरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 84 द लिटिल मैन इज रिटन बाय। लिटिल मैन गैल्सवर्ती के द्वारा लिखा गया एक 1 एक्ट प्ले है। और गैल्सवर्ती की यदि बात करेंगे तो गैल्सवर्ती का जन्म हुआ था 1867 में, उनकी डेथ हुई थी 1933 में। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ हेमलेट। हेमलेट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो फ्रेंड्स 4 स्टेटमेंट हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बार, और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेयर्टीज कन्फेस टू हेमलेट हिज पार्ट इन द प्लॉट एंड एक्सप्लेन्स दैट क्लॉडियस प्लॉटेड किल जर्ट्रूड हेयर। ये एक्ट 2 और सीन 2 में बोला जाता है, ठीक है। लेयर्टीज कन्फेस करता है हेमलेट को, वो पूरे अपने प्लॉट की जानकारी देता है कि किस तरह से क्लॉडियस ने एक प्लॉट रचा है जर्ट्रूड को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 86। शेक्सपियर ऑब्जर्व्स द 3 यूनिटीज ऑफ diligently in the Tempest। टेम्पेस्ट प्ले में विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो 3 यूनिटीज़ का यूज़ किया गया वो कौन कौन सी होंगी? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम, प्लेस और एक्शन। और टेम्पेस्ट के विषय में हमने आपको ऊपर बता दिया है। प्रेस्पेरो इसका मुख्य हीरो की तरह दिखाया गया है और इसकी हीरोइन होगी मिरांडा, जो प्रेस्पेरो की डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पर्पज इज रिजॉल्व्ड इन द सीन बिटवीन द 2 ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट, एक्ट 5th और सीन 1st। एक्ट 5th के सीन 1st में ग्रेव डिगर्स को जो दिखाया गया है वो किस पर्पज को रिजॉल्व करने के लिए दिखाया गया है? सो गाइस आंसर हो जाएगा इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, कि ये एक कॉमिक रिलीफ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट हैपेंस ए वॉरचेस्टर एंड वर्नन इन द एंड ऑफ द प्ले हेनरी 4th पार्ट 1। हेनरी 4th पार्ट 1 में वॉरचेस्टर और वेरोना के साथ में क्या होता है प्ले के एंड में? सो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी। उनको किंग हेनरी के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाती है। 89 व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन सोनेट्स ऑफ व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। सो फ्रेंड्स ये वेल नोन और वेरी फैमिलियर सोनेट होगी बाय जॉन मिल्टन, और इसको हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसको हम सोनेट नंबर 19 के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90। इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। वर्ड्सवर्थ ने किस फिलॉसफी को ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में सम्स किया है? तो फ्रेंड्स आंसर होगा चाइल्डहुड फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए। शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन नंबर 1 डार्क कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रॉट द एसे इंटाइटल ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर के विषय में जो भी क्रिटिसिज्म किए गए हैं उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। कई बार यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन होगा थॉमस डी क्वेंसी। नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये थॉमस डी क्वेंसी के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड लेडी मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ के कितने बच्चे थे? तो फ्रेंड्स ये एलसी नाइट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एलसी नाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्विन ब्रदर ऑफ व्यूला इन 12th नाइट इज। 12th नाइट में व्यूला का जो ट्विन ब्रदर होगा तो वो कौन होगा? तो आंसर होगा सेबेस्टियन। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने पहले राइटिंग लिखना शुरू किया? तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट किया था विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इन चारों की डेट ऑफ बर्थ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पैराडाइज रिगेन वाज द वर्क ऑफ। पैराडाइज रिगेन एक एपिक वर्क होगा और फ्रेंड्स ये वर्क होगा जॉन मिल्टन का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स यदि इस पोएम की बात करेंगे तो ये 1671 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जॉन गैल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, तो फ्रेंड जॉन गैल्सवर्दी जो सन थे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ए लॉयर। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बिफोर हिज डेथ, हु इज द स्पीकर। द रेस्ट इज साइलेंस, ये वर्ड्स किसके हैं, ठीक है, और अपनी डेथ से पहले किसके द्वारा बोले जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये हैमलेट के द्वारा बोले जाते हैं। आगे चलते हैं। Who among the following was not a British citizen? निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटिश सिटीजन नहीं था? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और कैथरीन फ्रैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथरीन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear। सो फ्रेंड्स यहाँ पर वो अपने किस स्टेज की बात करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्डहुड। क्लियर। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग इन इट? शेक्सपियर के किस प्ले में आपको एपिलॉग देखने को मिलता है? तो टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर्स नाइट ड्रीम और मैकबेथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 101 आपके ऊपर चला गया है। 101 विच शेक्सपियर प्लेस हैज ए मास्क इन इट? शेक्सपियर के किस प्ले में मास्क है? तो मास्क जो शेक्सपियर के प्ले में देखने को मिलता है वो मिलता है हमको टेम्पेस्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज अनटाइमली रेप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वॉम, यानी किसको समय से पहले ही उसकी माँ के पेट से चीरा लगा कर निकाल दिया था, या कहें कि सिजेरियन डिलीवरी उसकी हुई थी। तो आंसर हो जाएगा मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डालावे? तो मिसेस डालावे में कौन सी लाइन है जो कितनी बार रिपीट हुई है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 104। तो व्हाट डज मिल्टन मीन बाय द वर्ड firmament in the lines? Now glowed the firmament with the living sapphires Hesperus that laid in book 4 lines 605 of Paradise Lost। यानी बुक 4 पैराडाइज लॉस्ट की लाइन 605 में ये वर्ड्स किसके द्वारा यूज़ किए गए हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, स्काई। ठीक है, स्काई के विषय में इसका मीनिंग जो होता है वो स्काई होता है। नेक्स्ट होगा 105। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट? निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश रोमांटिक पोइट था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, बहुत आसान है, और ये होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गैल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड? गैल्सवर्दी की ट्रेजेडी हैं दोस्तों, उनको सोशल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, या जो उनके द्वारा लिखे गए प्ले हैं उनको प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 107। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डिक्लेयर्ड पोइट लॉरेट इन? विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट डिक्लेयर किया गया था 1843 में आफ्टर द रॉबर्ट साउदी। और यदि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से और 1850 तक रहे थे, और उसके बाद में 1850 के बाद में टेनिसन को पोइट लॉरेट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट इज प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक, पैराडाइज लॉस्ट इज रिनेसेंस प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट इज रिनेसेंस प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। 109 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? निम्नलिखित में से कौन सा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नहीं है?
हेमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर को भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी देयर मेट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। यानी जब हम दोबारा मिलेंगे तो उस समय क्या होगा, ठंडर होगी और बिजली की चमक होगी, गड़गड़ाहट होगी और बरसात होगी। तो फ्रेंड्स ये लाइन 3 विशेष के द्वारा बोली जाती हैं मैकबेथ में, यानी इन लाइंस के साथ में मैकबेथ प्ले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111। यहाँ पर आपको एक पेयर दिए गए हैं, तो एक पेयर जो मैच नहीं है उसको फाइंड करना है। देखे लेते हैं क्या क्या पेयर है। टच स्टोन एज यू लाइक इट, तो यहाँ पर करेक्टर और उसके सामने उसका प्ले है, तो ठीक है फ्रेंड, टच स्टोन एज यू लाइक इट में है। गॉन्डिल किंग लियर में है सिन्ना, जूलियस सीजर में देखने को मिलता है गोबो। जी हाँ दोस्तों, यही आपका मिसमैच है। गोबो जो करेक्टर होगा वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टोबे ब्लीच इज ए करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स। सर टोबे शेक्सपियर के किस प्ले में एक करेक्टर है? तो गाइस आंसर हो जाएगा 12th नाइट, ठीक। 113 विद दिस की मतलब सोनेट की यहाँ पर हम बात करें। ये क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ पर की शब्द का अर्थ क्या है। तो विद दिस की यानी सोनेट शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट द वर्ड्स आर फ्रॉम, तो ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं, तो यानी किसके द्वारा कहे गए वर्ड हैं। तो फ्रेंड्स ये वर्ड बोले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने विलियम शेक्सपियर के विषय में। क्वेश्चन नंबर 1114, तो when Satan says, "Oh my yards of immortal spirits, oh powers matchless, but the Almighty and the strife not inglorious, though the event was dire as the place testifies in Paradise Lost Book 1 लाइन 622 से 625 के बीच में। तो यहाँ पर वो किसको एड्रेस कर रहा है, यानी जब इन लाइंस को बोलता है तो वो किसको एड्रेस कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी एनिमीज को और ईव को। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉलोअर्स। 115 हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि वर्ड्सवर्थ जो थे पोएट लॉरेट बने थे वो 1843 से और 1850 में बने थे, और उसके बाद में कौन बने थे, टेनिसन। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। 116 a long lyric poem serious in subject matter, elevated in style, elaborated in its stanzaic structure is। एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है जो सब्जेक्ट के रूप में सीरियस होती है, ठीक है। एलिवेटेड स्टाइल मतलब उसका स्टाइल होता है वो उच्च होता है, और इलाबोरेट होता है स्टेंजा के रूप में, विस्तृत होती है, ठीक है। उसका जो स्टेंजा होता है वो विस्तृत होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओड की। ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये ओड की करैक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। 117 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स का जो मेंबर है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लोव और जॉर्ज पीले, ये तीनों जो है यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के मेंबर हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बेन जॉनसन इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिवल फॉर्म, ए शॉर्ट कॉमिक और सटायरिक टेल इन वर्स डीलिंग रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास और लोअर क्लास characters and delighting in the rebellion and the obscene। तो गाइज वो मिडिवल फॉर्म की मतलब वो कौन सी फॉर्म होगी, जो एक शॉर्ट कॉमिक होती है, सैटारिक टेल होती है और रियलिस्टिकली पर डील करती है, ठीक है, मिडिल क्लास लोअर क्लास जो भी सभी क्लास के साथ में। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
फेब्यू की, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फेब्यू। ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फेब्यू की हैं। नेक्स्ट होगा द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटेन इन इंग्लिश इज, जो इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी थी तो फ्रेंड्स वो थी गोरबोडक। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 लैंग्वेज विच सीम्स स्मूथ प्लेजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म्ड एज, एक लैंग्वेज होती है जो हमारे ईयर्स को म्यूजिकल प्रतीत होती है, सीम्स पड़ती है, प्लेजेंट लगती है, ठीक है ना, स्मूथ होती है, तो ये होता है दोस्तों यूफनी। यूफनी की स्पेलिंग भी आपसे पूछ सकता है, EUPHONY, यूफनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121 लिरिकल पोइट्री रेफर्स टू, लिरिकल पोइट्री किसको रेफर करती है, तो फ्रेंड्स ये रेफर करती है शॉर्ट पोएम्स रिटन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रिसाइटेड, यानी जो गाने के लिए या उनका पाठ करने के लिए फिट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 ए स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ, तो फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म है ये नोवेल कैंपस नोवेल ये किससे एसोसिएटेड है, तो फ्रेंड्स ग्राहम ग्रीन, विलियम गोल्डनिंग और मार्गरेट डेरेबल और किंग्सले एम्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट डेरेबल। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, एरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजेडी का सोल है उसको किसको कहा जाता है, तो दैट इज प्लॉट। और फ्रेंड्स ये 125 और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का होगा द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड, एक लिटरेरी डिवाइस होती है, लिटरेरी आर्ट होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा रेडिकल बनाकर उसको डिमिनिश कर दिया था, उसको छोटा कर दिया जाता है, एंड इवोकिंग टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ द अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड, और उसको थोड़ा सा फनी बनाकर स्कॉर्न थोड़े से डांटने वाले अंदाज में यानी सुधार करने के पर्पज से उसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहेंगे, एलेगोरी, मेलोड्रामा, पैरोडी और सैटायर। सो फ्रेंड्स दिस इज करेक्ट आंसर विल बी पैरोडी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरोडी। ओके, तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और आगे भी यदि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।